जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं तो इसके तहत ये पार्ट 3 हो जाएगा और आज इसमें हम लोग ब्लड के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। पिछले सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जो हृदय चक्र है ना, यानी कि कैसे उसके फंक्शंस क्या है ना, हार्ट के क्या क्या फंक्शंस है, ये सब हम लोग कंप्लीट कर लिए थे पिछले 2 पार्ट में। और हम लोगों ने देखा कि जो हृदय चक्र है उसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो शरीर के भागों में जो कुल ब्लड का 10% जो होता है वो कहाँ चला जाता है, स्वयं हृदय पेशियों में स्वयं रह जाता है ना। जो हृदय पेशियाँ होती हैं वो स्वयं रख लेती हैं, ठीक है। उसके बाद 15% मस्तिष्क को चला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जो ब्रेन को 15% चला जाता है, यानी उसके उतना 15% यूज़ करता है ब्रेन, और 25% जो है और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र यूज़ करते हैं, सब जो भी होती हैं उसमें सिस्टम से संबंधित जुड़े हुए भाग। और उसके बाद 20% जो है वृक्क यानी किडनी कह लीजिए, तो वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद 30% अन्य भागों में चले जाते हैं ना। तो ये सब था 100% का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो पिछले सेशन में आपने देखा, लेकिन फिर भी अब फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। 10% जो है हृदय पेशियों में ही रह जाता है, 15% दिमाग इस्तेमाल करता है, 25% पाचन तंत्र इस्तेमाल करता है यानी वहाँ तक चला जाता है, 20% वृक्कों के पास चला जाता है, 30% अन्य भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि इसको लाने और ले जाने का जो कार्य करता है ना, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। जैसे नलिकाएं होती है ना, जैसे रुधिर नलिकाओं के अंतर्गत धमनियाँ, शिराएँ, है ना, आर्टरीज में, फिर उसके बाद वाहिनियाँ, इन सबको हम लोग यानी कि इसको ले जाने का जो काम, परिवहन का जो काम करता है, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है रुधिर नलिकाएं, ठीक है। उसे हम रुधिर नलिकाएं कहते हैं, जो ब्लड को लाने ले जाने का काम करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, रुधिर नलिकाएं। और ये 3 भागों से मिलकर बनती हैं। धमनियाँ यानी आर्टरीज, शिराएँ वेंस होती हैं, और वाहिनियाँ जो कैपेबिलिटीज होती हैं। अब वाहिनियाँ, चलिए पहले हम लोग इसको आप अलग अलग देख सकते हैं। मैं ऐसे इसको देखिए लिख रखा हूँ, तो आप अंतर भी कह सकते हैं आपस में, ठीक है। अंतर स्पष्ट करने की बात हो तो भी आप क्लियर कर लेंगे। चूँकि देखिए धमनियों की बात करें तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और ये लगभग शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है, यानी कि अंदर की ओर होता है। जबकि चलिए अच्छा जो लिखा ही है तो क्या मतलब ऐसे बात करें हम लोग। देखिए धमनियाँ जो है आमतौर पे मोटी भित्ति युक्त होती हैं, है ना, जबकि शिराएँ हैं ये पतली भित्ति वाली होती हैं। अब ये जो भित्ति है मतलब वो दीवारें हैं, ठीक है। जैसे ये ऐसे है तो इसके बीच की ये जो मोटाई है ये वाली, है ना, इसकी बात हो रही है। तो जो दीवारें हैं वो धमनियों में मोटी होती हैं जबकि शिराओं में पतली होती हैं। वहीं जो वाहिनियाँ होती हैं वो सबसे पतली नलिका होती हैं, ठीक। आमतौर पर धमनी और शिरा में अंतर से संबंधित भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, हृदय से विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, यानी ऑक्सीजन युक्त हम ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त कह सकते हैं आप इसको, O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त, या आप कह सकते हैं कि शुद्ध रक्त का परिवहन हृदय से सारे शरीर में परिवहन कराता है। लेकिन वहीं पे जो है फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, ये देखिए अपोजिट काम करते हैं, क्योंकि सारी धमनियाँ शुद्ध रक्त प्रवाहित कराती हैं लेकिन फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके। तो फुफ्फुस धमनी क्या है, अनाक्सीकृत रक्त का प्रवाह करती है। तो वहीं पे देखिए जो शिराओं में होता है, ये सारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से
जो इम्प्योर ब्लड होता है, CO2 युक्त ब्लड होता है, उसको वापस लेके आता है ना, हृदय तक, जिसमें फुफ्फुस शिरा में क्या है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसे होता है हम लोग फंक्शन में समझे थे, ठीक है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट चेक करके, ठीक है। और यहीं पे जो धमनियाँ, जो अब वाहिनियाँ होती हैं, वो धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, यानी कि इन दोनों के बीच को कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब वहीं पे ये जो है, इसका जो काम होता है, अधिक दाब और अधिक वेग से इसमें रक्त प्रवाहित होता है, जबकि इसके विपरीत क्या है, इसमें कम दाब और कम वेग से रक्त प्रवाह होता है। और इसमें जो है कपाट पाए जाते हैं, किसमें, शिराओं में। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनियों में कपाट का कोई प्रावधान नहीं है। यानी हम कहते हैं ये विपरीत गति को रोकने के लिए कपाट पाए जाते हैं, क्योंकि ये स्लो मोशन में बहते हैं ना, बहुत तेज़ी से नहीं बहते हैं, सबकी वापस ना चली जाए इसलिए। तो इसमें कपाट पाए जाते हैं शिराओं में, जबकि धमनियों में कपाट नहीं होते हैं ना, विपरीत गति को रोकने के लिए। और मैंने पहले भी कहा, ये जो है शरीर के जो है लगभग आंतरिक भागों में, यानी कि गहराई में पाए जाते हैं, जबकि ये गहराई में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि कम गहराई में स्थित होते हैं। एक इसमें पॉइंट्स नोट करने लायक है कि आर्टरीज, ये देखिए, आर्टियोसिस में धमनी की जो भित्ति होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और इससे धमनियाँ कठोर हो जाती हैं, है ना, और यहीं से हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। ये क्या होता है इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे, है ना। आर्टियोसिस में धमनियों की जो भित्तियाँ होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे धमनियाँ कठोर हो जाती हैं। और इसमें देखिए जो वाहिनियाँ होती हैं, इसमें इनका निर्माण जो है चपटी कोशिकाओं की एक मोटी परत से होता है ना। चपटी कोशिकाएं होती हैं, उसकी एक मोटी लेयर से वाहिनियों का निर्माण होता है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन ये जो वाहिनियाँ हैं ये क्या करती है, तो ये क्या करती हैं, जो पोषक पदार्थ है ना, पोषक पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, गैसेस हैं, उन सब का रुधिर एवं कोशिका के बीच में आदान प्रदान करते हैं। रुधिर में ले जाना, कुछ सेल्स में प्रोवाइड कराना, फिर वहाँ से वर्ज्य पदार्थों को फिर ब्लड में ले आना, ये सब काम कौन करती हैं, वाहिनियाँ करती हैं, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि हम जो काम करते हैं वो अपने सेल्स के ही हिसाब से काम करते हैं। देखिए हमारे सेल्स जो होते हैं, सारे ऑर्गन्स जो है टिश्यूज से मिलकर बने हैं, और सारे जो टिश्यूज होते हैं वो एक ही प्रकार के बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और कोशिका इसी प्रकार से जो टिश्यूज यानी ऊतक होते हैं, तो बहुत सारे ऊतक का जो समूह होता है एक अंग का निर्माण करता है। तो ये एक चैन है। तो यहाँ पे जो काम करने का जो काम, कोई भी हम काम करते हैं उसमें सेल्स ही क्रियात्मक इकाई है, वही काम करती है ना। तो भोजन भी उसी को चाहिए। हमारे शरीर में जो हम फूड यानी कि भोजन फीड लेते हैं, तो उसका ऑब्जॉर्प्शन जो है कोशिकाएं ही तो करती हैं, वही तो इसका यूज़ करती हैं। और भोजन को ले आना, वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ को वापस निकालने के काम में, जैसे पसीना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जो ब्लड है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये और चूँकि ब्लड है तो भाई ब्लड को ले आने के लिए रास्ता है, तो ये सब रास्ते तो हैं। तो ये क्या करेंगे, इसमें जो वाहिनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, भोज्य पदार्थ, और जो कि पता है जो ग्लाइकोजन और एमिनो एसिड, है ना, और पेप्टिन्स में इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं भोजन के। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा, वीडियो भी पड़ा हुआ है, सॉरी शायद इसमें नहीं पड़ा है, तो मिल जाएगा फिलहाल। तो उसमें आप देखते हैं कि जो हम भोजन लेते हैं, हमारे पास जो मील्स लेते हैं वो बड़े पार्टिकल्स में होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, भोजन के पाचन की ज़रूरत पड़ती है, पाचन तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हम भोजन लेते हो हमारी कोशिकाएं डायरेक्ट नहीं खा सकती हैं। और भोजन में हम क्या खाते हैं,
वसा खाएंगे, है ना, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, बाकी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण का पाचन तो नहीं होता है। पाचन मात्र 3 चीज़ों का होता है। किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट का, और उसके बाद आपका हो जाएगा वसा का यानी लिपिड, प्रोटीन का। तो इन्हीं तीनों चीज़ों का पाचन होता है और सारे के सारे ये एनर्जी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिसेंटली एनर्जी देता है, तत्काल ऊर्जा का कार्य करता है, जिसका 70% जो पाचन है वो मुंह में ही हो जाता है ना। इसलिए पूछते हैं कि पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, तो माउथ से ही। उसके बाद प्रोटीन जो है शारीरिक, यानी कि हम कहें तो शरीर को बढ़ना या और सारे कार्य, मस्तिष्क को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी जो लिपिड होता है वो आमतौर पे स्टोरेज एनर्जी के रूप में यूज़ होता है। तो कुल मिला के इनका हम सेवन करते हैं सेवन करते हैं, लेकिन उपयोग किसका करते हैं? ग्लाइकोजन का, है ना, एमिनो एसिड का, और यहाँ पे पेप्टाइड्स का, पेप्टोन्स का, इस तरीके से टूट जाते हैं ना। तो पाचन क्रिया के तहत ये टूटते हैं और वो फिर कोशिकाओं को यूज लायक बनते हैं। तो उनका जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं वो ब्लड है, तो ब्लड को ले जाने का काम ये चीज़ें हैं, तो उसमें वाहिनियाँ बड़ा रोल अदा करती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ब्लड। हम लोग देख लिए कि कौन सा इधर उसका परिवहन कर रहा था। तो परिवहन किसका हो रहा था? ब्लड का। तो ब्लड को हम लोग देखते हैं, यह है क्या, है ना, यह है कि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि लाल लाल सा ब्लड ना आ जाता है, खून, है ना। तो रक्त जो है ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए रुधिर क्या है? ये एक लाल रंग का वाहक संयोजी ऊतक है, टिश्यूज है ना। और जो ऊतक होते हैं मैंने कहा था कि कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी ये ऊतक है, टिश्यूज है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, सेल्स होंगी, ठीक है। और ये एक चिपचिपा और अपारदर्शी द्रव्य होता है, ठीक है, अपारदर्शी होता है। अब इसमें क्या है? अब यहाँ पे द्रव्य हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, ठोस, द्रव, गैस भी हैं, तो द्रव्य कहेंगे, ठीक है, द्रव नहीं कहेंगे। इसकी जो श्यानता या हम कहें गाढ़ापन जो है वो 4.7 है, जबकि पीएच मान इसका कितना होता है? 7.5। सभी लोग जानते हैं क्षारीय होता है ना, या 7.4 आमतौर पे आपको दिखेगा, बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ, तो गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को वहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक है। और जब ब्लड में ऑक्सीजन मिला हो यानी कि शुद्ध रक्त हो तो वो चमकीला लाल होता है, समझ रहे हैं। और जब वो इम्प्योर ब्लड हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी नीले रंग का होता है ना। और उसके बाद ये जो है संपूर्ण शरीर का लगभग जो है 6 से 10% भाग कवर करता है। कौन? ब्लड। पूरे शरीर का 6 से 10% भाग ब्लड का होता है, उसकी हिस्सेदारी है। और एक वयस्क मनुष्य में लगभग 6 लीटर यानी कि 5.8 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, 5.8 लीटर, है ना। एक वयस्क मनुष्य की बात हो रही है, इसमें इतना होता है। और तो बस ब्लड में ज़्यादा कुछ फैक्ट्स नहीं है। और इसके 2 भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिर कणिकाएं। तो इनको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए प्लाज्मा, नंबर 1 प्लाज्मा छोटा सा है, ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर जो रुधिर कणिकाएं हैं उसके बहुत सारे उपभाग होते जाते हैं ना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को पढ़ेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे बनता है, तो वो भी हम लोग जानते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स क्या हैं, समझ रहे हैं। तो इसके तहत पूरा एक दायरा बढ़ जाता है ना। और फिर उसमें लसिका पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और जब डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स, ये सारी चीज़ें, एंथ्रोसाइट्स, लगभग साइट्स सारी, फिर फिल्स होते हैं, है ना, न्यूट्रोफिल्स।
बेसोफिल से सब हम लोग देखेंगे बिल्कुल बारीकी से और बिना जल्दबाजी किए आराम से, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्लाज्मा को समझते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का एक भाग है, रक्त का एक भाग है। तो चूंकि रक्त दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो प्लाज्मा, दूसरी रुधिर कणिका है। तो हम लोग प्लाज्मा को देख रहे हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, इसका जो पहचान है वो पीले रंग की होती है और एक निर्जीव द्रव है, ये एक द्रव है, ठीक है। प्लाज्मा लगभग पीले रंग का। आप इसको अगर देखना चाहें तो जैसे कभी बार आप ध्यान देखिएगा, कहीं कट जाता है ना, सेल्स पे, आपके बाहरी त्वचा पे, और फिर जब वो बहुत ज़्यादा ना कटा हो, है ना, हल्का फुल्का कटा हो, और फिर वो घाव जब भरने लगता है या आप कहें तो ब्लडिंग रुक जाती है, तो उस समय जो उसके ऊपर आप देखेंगे तो हल्का पीला पीला सा नज़र आएगा। तो आप इसको प्लाज्मा के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। इसका जो पीएच स्केल है 7.4 है। तो देखिए पीएच स्केल इसका 7.4 है और टोटल ब्लड का कहा गया था 7.5 है। बहुत सारी जगहों पे 7.4 ही मिलता है, तो आप 7.4, कोई दिक्कत नहीं है ना। चूँकि देखिए प्लाज्मा का जो रोल है वो 55 से 60% है अकेले ब्लड का, समझ रहे हैं। तो इसका जो पीएच स्केल है ये भी क्षारीय है, 7.4। क्षारीय होने का मतलब ये हल्का नमकीन टाइप का होगा, है ना। तो इतना भाग है। और इसके जो, अब चूँकि अब इसमें बहुत ज़्यादा तो देखना नहीं है, अब हम इसको कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य है। तो जो प्लाज्मा का कार्य है वो सरल भोज्य पदार्थों को, जैसे सरल भोज्य पदार्थ जैसे ग्लाइकोजन कह रहे हैं हम, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, फिर ग्लूकोज बन गया। एमिनो एसिड यानी कि ये एक प्रोटीन का रूप था, फिर एमिनो एसिड बन गया। इन सब का जो है आदि का जो परिवहन करेगा वो आंत से लेकर के, आंत एवं यकृत से कहाँ करता है, शरीर के अन्य भागों में परिवहन कराने का काम करता है प्लाज्मा। और चूँकि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि जो ब्लड है वही भोजन का आदान प्रदान करता है। ये नहीं कि भोजन में दाल चावल लिए जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब उसका पाचन हो चुका होता है फूड का, भोजन का, तो जो उसके सरल भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हम लोग खाते हैं, बहुत हार्ड पार्टिकल्स खाते हैं और हमें, हमारी कोशिकाओं को बहुत सॉफ्ट पार्टिकल्स चाहिए। तो जब वो पाचन के होने के बाद सॉफ्ट पार्टिकल्स बन जाते हैं तो ब्लड उसका परिवहन करता है। तो आंत एवं यकृत से वो अन्य भाग, शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है कौन, प्लाज्मा, ठीक है। उसके साथ साथ उपापचयी ब्रज पदार्थ, जैसे उपापचय मतलब अपचय उपचय ये होना, दोनों प्रक्रियाएं हैं ना। तो उसके तहत यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब का उत्सर्जन भी करता है ना। तो उत्सर्जन कराने के लिए ये ऊतकों से वृक्कों तथा उत्सर्जन हेतु परिवहन करता है। देखिए जो उपापचयी ब्रज पदार्थ हैं, यानी कि हम कहें तो बेस्ट फूड, क्या ये टॉक्सिक एलिमेंट्स हो जाते हैं, का ऊतक से वृक्कों, जो वृक्क होता है ना, किडनी तक का उत्सर्जन वो वहाँ तक पहुँचाता है कि वो वहाँ से उत्सर्जन हो सके, ठीक है। ये प्लाज्मा का कार्य है। अभी आगे अभी कार्य है इसका, जैसे ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो हार्मोन्स भी बनाती हैं, जूस भी बनाती हैं, एंजाइम्स भी बनाती हैं। तो एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। फिलहाल हम लोग इसी में बात करते हैं, नहीं तो उधर जाने लगेंगे। तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से लक्ष्य अंगों तक, यानी कि जहाँ ज़रूरत हो तक हार्मोन्स का परिवहन करता है। और हार्मोन्स क्या होते हैं आमतौर पे, हार्मोन्स वह एक पदार्थ है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरक कह सकते हैं, है ना। तो वो हार्मोन्स होता है ब्लड शरीर के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप एक HCl देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी एक हार्मोन्स का ही काम करता है। चूँकि हार्मोन की परिभाषा है कि वो, उसको हम बाहर से ना ले सकें, उसे जन्मजात वो प्राप्त होता है, यानी कि माता के गर्भ से ही हमें हार्मोन्स प्राप्त होते हैं। बाकी जूस एंजाइम्स वगैरह तो बनते रहते हैं, हार्मोन्स भी बनता है, लेकिन वो कहने का मतलब शरीर के अंदर ही बनेगा। अगर वो कम हो गया तो समझिए कम हो गया, ऐसा नहीं कि बाहर से ले लीजिए इंजेक्शन या गोलियां खा लीजिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे ऐसे कुछ सिम्टम्स या लक्षण दिख जाते हैं, तो वो हार्मोन्स की कमी की वजह से होते हैं। उसके बाद
तो अंतः यानी इंडोक्राइन्स ग्लैंड से वो शरीर के विभिन्न भागों जहाँ उससे भेजना है, पहुँचाना है, वहाँ तक प्लाज्मा ही लेके जाता है हार्मोन्स को, और हार्मोन्स जाने के बाद अपना असर दिखाता है, तो प्रोसेस यानी काम शुरू हो जाता है, चाहे जिस प्रकार का, चाहे गुस्सा आना, दुनियादारी जो भी है। फिलहाल वो यहाँ संबंध नहीं है अभी। अब इसमें देखिए, इसका जो पीएच शरीर का जो है पीएच स्केल को स्थिर रखने का काम करता है कौन? प्लाज्मा, है ना। शरीर के जो, अब चूँकि शरीर की बात हो रही तो ब्लड का ही तो पीएच स्केल में बात करेंगे, तो पीएच स्थिर रखने का काम प्लाज्मा का ही होता है। और प्लाज्मा में उपस्थित रुधिर जो होता है वो प्रोटीन एवं फाइब्रोजिन जो होते हैं, यानी कि फाइब्रिनोजन, रुधिर का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये प्लाज्मा का ही कार्य है, यानी कि प्लाज्मा का नहीं हम कहेंगे तो प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन है और फाइब्रिनोजन है, ये लोग जो है मिल करके ब्लडिंग को रोकने का काम करते हैं, रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वही आपको मैं बताया था कि उसमें प्लाज्मा दिखता है कटे हुए भागों पर, है ना। तो ये प्लाज्मा के कार्य कंप्लीट हो गए, है ना। और आगे देखते हैं रुधिर कणिकाएं, दूसरा भाग है जो रक्त का दूसरा भाग है। तो रुधिर कणिकाओं के भी बहुत सारे, अब इसके पोस्टमार्टम हो जाएंगे, बहुत सारे भाग हो जाएंगे, इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। और कंफ्यूज मत होइएगा, भूलिएगा नहीं कि आपने क्या पढ़ा था और वो किस किस का भाग है, देखेंगे। अगर पहले एक कंप्लीट हो जाए बेसिक सा, फिर उसके बाद कभी डायग्राम से एक साथ उसको लेकर के हम लोग समझ लेंगे। फिलहाल बेसिक पहले कंप्लीट करते हैं, और ये आप देख लेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो डिटेल्स में देखेंगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाती हैं। तो रक्त कणिकाएँ, है ना, रुधिर कणिकाएँ, तो ये क्या होती हैं? प्लाज्मा में पाई जाती हैं, है ना। जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं प्लाज्मा में पाई जाती हैं, जो रुधिर प्लाज्मा का 40 से 45% भाग होती है ना। अब रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत हीमोटोक्रिट मूल्य या पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पीसीवी कहलाता है। जो उनके कणिकाओं का जो परसेंटेज होता है वो पीसीवी कहलाता है। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है इसमें डायरेक्ट फैक्ट्स ही होते हैं आमतौर पे बायोलॉजी में। उसके बाद ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स। तो मुझे लगता है कि आगे तो नहीं होना चाहिए, हाँ आगे नहीं है, यानी कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, और फिर आगे ये भी बात करेंगे जो उसके ग्रुप्स होते हैं ब्लड के, वो कैसे होते हैं, उनका जो निर्धारण होता है पिता या माता से बच्चों में कैसे होता है, ये सारा फॉर्मूला भी हम लोग समझेंगे। तो पेशेंस के साथ देखते रहिए, फुल डिटेल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। और यदि आपको कोई भी राय देनी है इस वीडियो से संबंधित, तो आप वीडियो के नीचे, अब तो पहले बहुत नीचे जाना पड़ता था, कमेंट बॉक्स जो है ऊपर ही रिमूव कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे कमेंट प्यारा सा लिख दीजिएगा। और ये प्रयास कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए। और मुझे उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।